हेलो दोस्तों, जोहार। मैं उदय भारती आप सभी का एजुकेशन मैजिक इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल अनमोल संसाधन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास 7th का जैक बोर्ड जेसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 2 ये है। तो चैप्टर 1 हमारा जो है, सॉरी दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसको यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा के एक बार अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट आप वेट कीजिए। ये है चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 है ये। तो झारखंड बोर्ड का क्लास जो है 7th का, ये दोस्तों पार्ट 1 है। तो ये पार्ट 1 है हमारा। अब वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए हम लोग 2 भाग में इसको बांट दिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप सब इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारा है, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो सवाल है पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो क्या है? तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकीकरण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हिमपात, झील का जल, नदी का जल और डी में है जल वाष्प। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमपात। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जीवन की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी हवा में, भूमि पर, जल में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल में। ठीक है, अगला है, जलीय ग्रह कहा जाता है। तो जलीय ग्रह बुध को, पृथ्वी को, मंगल को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पृथ्वी को जो है हम लोग जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो इनमें से क्या कारण है अम्ल वर्षा का? तो ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, अगला है, पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। तो उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति में भौम जल स्तर में आई है। ठीक है, तो हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है। तो इसका क्या कारण है? कमी, वृद्धि, कोई अंतर नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला है, जल संरक्षण का तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है जल संभर प्रबंधन, बी है औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो 2 नंबर का सवाल बोल रहा है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये बोल रहा है झारखंड में वर्षा का वितरण कितना है? ठीक है, तो झारखंड में वर्षा का वितरण जो है, इसको थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों।
लिखेंगे असमान, ठीक है, असमान। झारखंड में वर्षा का वितरण जो है असमान है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जल की 3 अवस्थाएं, क्या क्या है? तो जल की 3 अवस्थाएं जो है हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, इसका जल की 3 अवस्थाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं? इसको वर्षा जल संग्रह कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण। दोस्तों इसको दूसरी जगह लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ लिख देते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, संग्रहण। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतः संयंत्र, ठीक है, अंतः संयंत्र कहते हैं। ये हो गया वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है वन की कटाई से भूमि जल स्तर में क्या आई है? तो जब वन कटेगा दोस्तों तो कमी ही आएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नांकित कथन सत्य है अथवा असत्य, ठीक है। ए नंबर बोल रहा है भूमि जल का स्तर कभी कम नहीं होता। दोस्तों ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा असत्य। उसके बाद बी है बोल रहा है जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों में निवासी करते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी असत्य है पूरी तरह से। सी नंबर बोल रहा है नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भूमि जल हर जगह पीने लायक होता है। ये भी गलती है। यानी जो चारों है दोस्तों, चारों का चारों असत्य है, ठीक है, असत्य चारों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा, अब आ गया अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो ये जो है अब आ गया दूसरा वाला। चलिए पढ़ते हैं। और जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ हम लिखते हैं पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल जो है वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं और अंत में वह सूख जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब जल की जब अभाव होगी तो मुरझाने लगेंगे और वो अंत में सूख जाते हैं। तो पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। और पौधों के न रहने पर न ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी, ठीक है। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दोस्तों जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका कुछ बारे में है। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, तो ये बीबीआई जो है क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर बोल रहा है कि प्रकृति में भूमिगत जल का के स्रोत का वर्णन करें। इसका उत्तर दोस्तों लिखे हैं कि वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। और जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंयंत्र कहते हैं।
ठीक है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापा नल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। यह प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोतों का वर्णन था। अगला है प्रश्न नंबर 3, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो जल का महत्व देखिए। ए नंबर, जल जो है मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। आगे है, जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने अथवा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, जल सिंचाई का साधन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट है, मैं सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये चारों पॉइंट है। ऑप्शन पॉइंट नंबर डी, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर बोल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक है। दोस्तों इसका उत्तर होगा, वर्षा जल संग्रहण संग्रह करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर पर पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 5, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो जल संरक्षण की विधियां दोस्तों, पहला है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, दूसरा है टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, तीसरा है गांवों में डोबा का निर्माण करके, और डी नंबर है बांधों का निर्माण करके, बांधों का निर्माण करके। दोस्तों लगभग जो है 10 से 12 मिनट 15 मिनट के वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके में बेसिक और एमसीक्यूज के रूप में भी पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मेन जो मोटिव है वो है, इसमें क्या क्या है, तो एक है बेसिक, ठीक है, बेसिक, उसके बाद एमसीक्यू, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर, तीनों आपको एक ही वीडियो में एक ही फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग 5 नंबर तक जो है सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत सारे एमसीक्यूज भी थे और बेसिक भी थे। तो चलिए 6 नंबर से शुरू करते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ड्रिप सिंचाई जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है। ठीक है, अगला 7 नंबर बोल रहा है, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाएं, उन्हें चिन्हित करें। दोस्तों इसका देखिए, ये भौम जल और भौम जल का स्तर है। यहाँ बादल है दोस्तों, ये जो है नदी और झील से वाष्प जो है ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखिए हैंडपंप से ऊपर दिख रहा है। तो ये हमारा भौम जल का जो है ये स्तर है, और इससे जो है ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, मान लें आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है, तो आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है, अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल का संरक्षण करके, जल को छाजन करके, और वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना। तो हम अधिक से अधिक मात्रा में अगर जैसे बारिश की जो वर्षा जो जल है उसको हम लोग भूमि के अंदर जो अगर समाहित करने का कोशिश करेंगे तो जल के बचाने के लिए हमें लाभ हो सकता है। अगला, समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो दोस्तों वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतः स्रावित हो जाता है और भूम जल की पुनः पूर्ति करता है। तो यह जो है भौम जल की पुनः पूर्ति का प्रकार है।
अगला है 10 नंबर, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इससे हमारी क्या सहभागिता है इसमें। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, झारखंड सरकार गांव में डोबा का निर्माण कर रही है। तो डोबा होता है, मान लीजिए बड़ा तालाब हो जाता है और छोटा सा हो जाता है डोबा, ठीक है। ऐसी का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया तो ये हो गया पोखरा, तालाब हो गया, ठीक है। तो तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही है, शहरों में जल संचय के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर रही है, ठीक है। तो जिससे जो है वह बारिश का जो है पानी का हमारा संरक्षण हो सके, ठीक है, और जो है संचयन इसका हो सके। अगला है, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताएं। दोस्तों समुद्रों का जो जल है वो खारा है, जो कि पेय नहीं है, इसे हम पी नहीं सकते हैं। दूसरे, समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित है। इसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, परंतु वर्षा का जल भी भूमि में नहीं जा रहा, ठीक है। इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इन्हीं कारणों से जो है पेयजल की समस्या आ रही है। देखिए कितना 10 पॉइंट है। समुद्र का जल खारा है, जैसे पी नहीं सकते हैं। दूसरा जो है उसमें बहुत सारे प्रदूषण है, प्रदूषित जल है। अगला, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वच्छ जल वर्षा के रूप में घोषित किया था। तो 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी का कितना भाग जल है। तो दोस्तों पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है जल है, ठीक है। 3/4 भाग जो है जल है। आगे है, प्रकृति में जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों प्रकृति में जो जल है ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। जल ठोस के रूप में बर्फ तथा औला के रूप में पाया जाता है, या द्रव के रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों इत्यादि में पाया जाता है, या जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्था में भाप के रूप में पाया जाता है। तो ये दोस्तों जल की जो है प्रकृति का बारे में दर्शाया गया है। अगला है, जल चक्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम होती है। जल के इसी चक्रिय को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से वायुमंडल था, वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। अगला है, प्रकृति में जल कौन कौन से स्रोत हैं, जल के स्रोत। दोस्तों प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब इत्यादि हैं, ठीक है। भूमि जल स्तर किसे कहते हैं, तो भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है, या मृदा की वह परत जहाँ से जल मिलना शुरू हो जाता है उसे भौमजल स्तर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतः संवेदन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्षा का कुछ भाग जो है मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतः संवेदन कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको हम आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी। सिंपल सा है दोस्तों, ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में। भौम जल स्तर में कमी के कौन कौन से कारण हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, भौम जल में कमी के निम्नलिखित जो है उत्तर है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। तो जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई और जल की बर्बादी। तो ये सब जो पॉइंट है दोस्तों भौम जल स्तर में आई कमी के यही सब कारण है। अगला है, झारखंड में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो झारखंड में वार्षिक वर्षा दोस्तों लगभग जो है 140 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये भी एक हमारा VVI जो है प्रश्न है, इस तरह के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। झारखंड में अधिक वर्षा कब होती है और कितने प्रतिशत। तो झारखंड में 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है, ठीक है, जून से सितंबर। अगला है, झारखंड के किन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है। दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा जिले का उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग, गोड्डा इत्यादि क्षेत्रों में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ 140
अगला है 24 नंबर, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। दोस्तों, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारण जो है ये जो है उत्तरदायी हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़क निर्माणों की मांग बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्रवण की दर जो है कम हो जाती है। ठीक है। बढ़ते हुए उद्योग, तो जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है जिससे भूमि से निकाला जाता है। उद्योगों के बढ़ने से भूमि जल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अगला है कृषि कार्य। कृषि के लिए भूमि जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि जल स्तर में लगातार जो है गिरावट आ रही है। अगला है जल चक्र का वर्णन करें। दोस्तों, इसका उत्तर है जल के विभिन्न स्रोतों, सागर, नदी, झील इत्यादि से जल वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जल जो है जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी जल वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं और बादल संघनित होकर जो है पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला जाता है। वर्षा का जल जो है अधिकांश भाग नदी नालों से इत्यादि होता हुआ सागर में पहुंच जाता है। पता है दोस्तों, ये बीच में लाइन कहाँ से आ रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक है। वर्षा जल का कुछ भाग संचित होता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके आप बताइएगा। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो है ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इस तरह के जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमको कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।